So friends, we have discussed about the several types of the local winds. तो मित्रों, हम लोगों ने विविध प्रकार के स्थानीय पवनों को पढ़ा, जिसका कंक्लूजन ये रहा था कि भूआकृतिक कारकों की वजह से हमें कई स्थानीय पवनें हम लोग चर्चा में सुनते हैं. तो लोकल विंड्स ड्यू टू फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ऐसे आप क्लासिफाई कर लें. तो लोकल विंड्स ड्यू टू फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. तो कौन कौन से हैं? माउंटेन ब्रीज, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा वैली ब्रीज. Then land breeze, just opposite the sea breeze. ये हो गया. देन जो इससे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एबनॉर्मल विंड जो डेवलप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवार्ड स्लोप पर माउंटेन के, कैटाबेटिक विंड. ये आपको ज्यादा ध्यान देनी है. कैटाबेटिक विंड, इसमें चिनूक और हमने फॉन का आपको एग्जाम्पल दिया. तो भूआकृतिक कारकों की वजह से उत्पन्न स्थानीय पवनें, इसमें पर्वत समीर, तो पर्वत से घाटी में उतरेगी, जो घाटी से पर्वत पर चढ़ेगी वो घाटी समीर. स्थल से सागर की ओर जाएगी तो थल समीर, और फिर सागर से स्थल की ओर तो सागर समीर या वाटर ब्रीज, जल समीर भी कह देते हैं. इनके अलावा जो यहाँ विशिष्ट पवन है, उसका नाम हमने कैटाबेटिक विंड दिया है. इसमें चिनूक और फॉन की बात की है. ये हो गया. अब अति गर्म क्षेत्र जो गर्मियों में हो जाते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन से बहुत सारी आप लोगों ने लोकल विंड्स पढ़ी हैं. लोकल विंड्स ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर रीजन, इन्हें हम लोग कहते हैं वार्म विंड्स. वार्म विंड्स सांता एना से शुरू किया था और ब्रिक फील्डर तक पढ़ा था. तो अति ताप वाले क्षेत्रों से या अति गर्म क्षेत्रों से उत्पन्न स्थानीय पवनें, सीधी बात है, कैसी होंगी? गर्म स्थानीय पवनें. और कैटाबेटिक भी थी. कैसी थी? गर्म थी, लेकिन ये बहुत गर्म क्षेत्रों से उत्पन्न नहीं हुई थी. कोल्ड टेम्परेट रीजन्स में उत्पन्न होने वाली गर्म पवनें हैं वो. तो गर्म स्थानीय पवनें.
अगली जो बात यहाँ करते हैं, हिमाच्छादित क्षेत्रों से, लोकल विंड्स फ्रॉम आइस कवर। तो ये कोल्ड लोकल विंड्स कही जाएंगी। अब आपने ब्लिजार्ड और इन सब को पढ़ा, कोल्ड लोकल विंड्स कहा जाता है इनको। तो हिमाच्छादित क्षेत्रों से ठंडी स्थानीय पवनें, ये क्लासिफिकेशन हो गया। हम लोग मेंस की बात कर रहे हैं कि अब मेंस पर इन सब से और इनके एग्जाम्पल वगैरह, हम लोग गर्म पवनें कौन कौन सी हैं, ठंडी कौन कौन सी हैं, ये तो प्री का हो गया। लेकिन जो मेंस के लिए हम लोगों को डिस्कस करना था वो पॉइंट है कि कैटाबेटिक विंड और एनाबेटिक विंड में अंतर करें। कैटाबेटिक तथा एनाबेटिक पवनों में अंतर कीजिए। Make the distinction between catabatic and anabatic विंड्स। ये अब इन पर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे जो खास बात है वो क्या है, बोथ आर वार्म विंड, बोथ आर वार्म लोकल विंड। दोनों ही गर्म स्थानीय पवनें हैं। किंतु इनमें निम्नलिखित अंतर्निहित है, निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। But following differences are found in between the two winds. कौन कौन है अंतर, अब हमको लिखने पड़ेंगे। नंबर 1, तो कैटाबेटिक विंड के लिए होता है कि इट
never exchange the heat with surroundings. कैटाबैटिक पवनें अपने चारों ओर स्थित वातावरण से ऊष्मा का लेन देन नहीं करते। नहीं करती, जबकि एनाबैटिक पवन धरातल की या आसपास वातावरण की ऊष्मा को प्राप्त करके गतिशील रहता है। तो आसपास की चट्टानों से या जिस पर मूव कर रही है उसी से हीट लेकर ये चलती है। तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है द एनर्जी टू मूव फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जैसे हम लोग अपने खाने से ऊर्जा लेते हैं तब चलते हैं, और देखा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। तो ठीक इसी तरीके से तो इसका जो बैटिक है, जो मूवमेंट है, तो दैट इज एनाबैटिक है। और कैटाबैटिक में क्या होता है, वो अपने अंदर जो है उसी को तोड़ता है, उसी का यूज करेगा या उसी पर निर्भर करेगा। तो बोथ आर जस्ट अपोजिट टर्म। तो एक हीट का क्लोज सिस्टम पर आधारित है, तो दूसरे ऊष्मा के खुले तंत्र पर आधारित है। लिख ले, कैटाबैटिक winds do not exchange the heat from surroundings while anabatic wind absorb the heat from surroundings। ये इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात
कैटाबैटिक विंड ऊष्मा के बंद यानी क्लोज्ड तंत्र पर आधारित हैं, जबकि एनाबैटिक विंड एनाबैटिक पवनें ऊष्मा के बंद तंत्र खुले तंत्र पर आधारित है। एक ओपन सिस्टम है दैट इज एनाबैटिक और जो क्लोज्ड है दैट इज कैटाबैटिक। कैटाबैटिक विंड are based upon closed system of heat, इसलिए रुद्धोष्ण नाम दिया गया था। इसमें ऊष्मा का लेन देन अवरुद्ध है। closed system of heat while anabatic winds based upon open system of heat, तो क्लोज सिस्टम के बदौलत यहाँ पवन या वायु के तापमान में जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं और आसपास के तापमान से बिल्कुल अलग होते हैं। कैटाबैटिक पवनों का तापमान आसपास के तापमान से अधिक रहता है या अलग रहता है, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं। ये ज्यादा कंसेप्चुअल बात है। तो कैटाबैटिक पवनों का तापमान आसपास के तापमान से अलग यानी भिन्न होता है। जैसे हम लोगों का अपना अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उससे मतलब है वो मेंटेन रहता है। तो कैटाबैटिक पवनों का तापमान आसपास के तापमान से भिन्न होता है, जबकि एनाबैटिक पवनों का तापमान आसपास के तापमान के अनुरूप होता है। तो अगर आसपास का तापमान बढ़ रहा है तो इनका भी तापमान बढ़ता है, और अगर आसपास का तापमान घट रहा है तो इनका भी घटता है। तापमान के अनुरूप होता है। ये डिफरेंस है। Katabatic winds
different temperature oblique thermal level from surroundings, क्योंकि ये ऊष्मा का लेन देन नहीं करते। while the anabatic winds maintain the temperature according to the surroundings। ये है। तो अगर देखा जाए तो कैटाबेटिक आर द सडन चेंज इनटू विंड्स नेचर, while anabatic are the slow change। कैटाबेटिक winds, कैटाबेटिक पवनें मौसम में अचानक परिवर्तन लाती। जबकि एनाबेटिक पवनें मौसम में धीमा परिवर्तन लाती। ये तो इनका परिवर्तन टिकाऊ भी होता है, धीमा होता है, और कैटाबेटिक विंड्स का परिवर्तन अचानक होता है। तो ये हम लोगों के लोकल विंड्स के क्वेश्चंस थे। तो अगर फ्रेम किया जाए तो हमने पूरा आपको जो टॉपिक प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ा दिया। जब मेंस के हिसाब से अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि उन कारकों का उल्लेख करें, तो बहुत आप डिटेल में सारे कारक और उदाहरण नहीं लिखेंगे। तो मेंस के लिए जब लिखना होगा कि भू आकृतियों में, तो नाम लिखेंगे भू आकृतियों को, उसको बताएंगे विशेष कर लीबार्ड स्लोप। कौन से स्लोप? पवन अपमुखी ढाल जिन पर कैटाबेटिक पवनें उत्पन्न होती हैं। और कोई एक एग्जाम्पल चिनूक का या फिर फॉन का देकर हट जाएंगे। ऐसे हिमाच्छादित में एक या दो एग्जाम्पल लिख के हट जाएंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले में भी डेजर्ट के कोई एक या दो एग्जाम्पल लेकर हट जाएंगे। उतने में आपकी जो शब्दावली है वो 250 शब्दों तक ही रह जाएगी। एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको इसलिए बढ़ा दिए ताकि प्री के हिसाब से ये सिस्टम ना आए। तो प्री में जो लिस्ट आप लोग पढ़ते हैं वो लिस्ट क्या होती है? तो स्थानीय पवनों के दो प्रकार होते हैं, गर्म और ठंडी। तो प्रीलिम्स के लिए ये लिस्ट रहती है, क्या होती है? तो स्थानीय पवनें लोकल विंड्स। अब इनको दो वर्गों में बांट दिया जाता है, गर्म स्थानीय पवनें
और ठंडी स्थानीय पवनें। अब चूंकि आपने मेंस का पढ़ रखा है तो इनको पढ़ना बहुत आसान हो गया। तो गर्म स्थानीय पवनें और ठंडी, तो वार्म लोकल विंड्स, and cold local winds, तो वार्म लोकल विंड्स में अब आपको कई नाम लिखने होंगे, तो यहां लिख दें पवन। उसका क्षेत्र कहां पर है, क्षेत्र या देश, तो विंड रीजन यहां चलती है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो विशेषता हैं सभी कैसी, गर्म। तो मान लो हम लोगों ने लिखा चिनूक, क्षेत्र क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, और क्या है, यूएसए, दोनों देशों में। कनाडा और यूएसए दोनों देशों में। विशेषता क्या है इसकी, स्नो ईटर, हिमभक्षी है, बर्फ जो होती है उसको पिघला के समाप्त कर देती है। कनाडा में क्या कराती है, बताया था, स्प्रिंग व्हीट की बुआई, स्प्रिंग व्हीट की बुआई शुरू करा देती है, सोइंग। और यूएसए में विंटर व्हीट की कटाई मड़ाई हार्वेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया। किसकी बात करी हम लोगों ने, चिनूक की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नो ईटर। तो चिनूक को ही स्नो ईटर कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ये भी क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक रोलर। एरिया इसका क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग। ये है ब्लैक रोलर। ये भी गर्म स्थानीय पवन है, और ये जब चलती है तो ग्रेट प्लेन, खासकर जो सेंट्रल जो
प्लेन है यूएस का, वहां पर वनस्पतियां सड़कर काली हो जाती है। तो इट इज वार्म एंड ह्यूमिड विंड। वार्म तो है, ह्यूमिड है, गर्म एवं आर्द्र पवन है। यह है वार्म एंड ह्यूमिड विंड है। ऐसे है यूएसए में ही। सांता एना, ये भी बताए थे, लिखा हुआ है डिटेल में। सांता एना क्या है? सांता एना कि गर्म और शुष्क पवन है यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ये वार्म एंड ड्राई है। वार्म तो है किंतु सूखी है। किस डेजर्ट से जनरेट होती है? सोनोरन डेजर्ट से, सोनोरन मरुस्थल से। फ्रॉम सोनोरन डेजर्ट। अब आपको पता है जोंडा, कहां पर है? अटाकामा डेजर्ट, चिली। चिली का अटाकामा डेजर्ट, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अटाकामा डेजर्ट इन चिली। खास विशेषता वार्म एंड ड्राई। गर्म एवं शुष्क। फिफ्थ, अब खमसिन। खमसिन बताए थे कहाँ की है? सहारा डेजर्ट से उत्पन्न होती है, इजिप्ट में, मिस्र में, मिस्र देश में। कैसी है? गर्म एवं शुष्क। वार्म एंड ड्राई। ये इसकी विशेषता है। खमसिन, खमसिन के बाद गिबली। गिबली ये लीबिया में है और वार्म एंड ड्राई है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देन
चिले, चिले पवन का नाम है वो ट्यूनीसिया में है। वही वार्म एंड ड्राई है, सभी सहारा से। हरमट्टा ये भी सहारा से है, डॉक्टर विंड भी कहते हैं। गिनी तट, गिनी कोस्ट पर पहुंचती है। ये भी वार्म एंड ड्राई यानी गर्म एवं शुष्क है, और इसी को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। हाँ, लिखा चुके हैं आपको क्यों डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि इंसेक्ट इससे मर जाते हैं। ये अब इसके बाद लोग आ जाते हैं तो सिराको, कहाँ, इटली। इसी को ब्लड डेमन भी कहते हैं। रक्त राक्षस, क्योंकि रक्त वर्षा कराती है। ब्लड रेन कराती है, लाल रंग की वर्षा, इसलिए रक्त वर्षा कहते हैं। ऐसे लिखते जाएंगे तो जितना लिखाया है आप लोग उससे भी इसको कर सकते थे। 10 नंबर लेवेस, ये स्पेन, आई वही से है। तो ये सभी 10 पवने, सॉरी 6 पवने, खमसिन, गिबली, चिली, हरमट्टा, सिराको, लेवेस, 6 की 6 पवने ये कहां से उत्पन्न है? सहारा से। फ्रॉम सहारा। कौन? 5 to 10, 5 से लेकर 10 नंबर की ये सभी पवने। अब अगर हम 11th पर पहुंच जाएं तो शिमोम पढ़े थे। तो जो शिमोम है ये अरब देशों की है। अरब देशों, अरेबियन कंट्रीज, वही वार्म एंड ड्राई। अब लू जानते ही हैं आप लोग। उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट इंडिया and adjoining
एरियाज ऑफ पाकिस्तान। Then Brickfielder ऑस्ट्रेलिया में। कहां से? फ्रॉम ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, और ये अरेबियन डेजर्ट से जनरेट हुई थी। कौन? शिमूम। लू थार डेजर्ट से, उत्तर पश्चिम भारत और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। तो ये कहां से आई? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट से। हाँ, वही वार्म एंड ड्राई। तो लू भी कैसी है? वार्म एंड ड्राई। ब्रिकफील्डर भी कैसी है? वार्म एंड ड्राई, गर्म और सूखी। इतनी अब सबको हिंदी इंग्लिश आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो विंड्स हैं वो गर्म पवनों को देखा। अब बात आती है ठंडी, कोल्ड लोकल विंड्स। ठंडी स्थानीय पवनें। तो ठंडी स्थानीय पवनों में बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास लिखी हुई है। जिसकी बात करें पहली, ब्लिजार्ड, कहाँ? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका यानी कनाडा, ब्रिटेन, यूके में कौन सा क्षेत्र बताए थे? स्कॉटलैंड। वही ग्रीन यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ऐसे लिखते हैं। ये कनाडा, स्कॉटलैंड यूके का ही हिस्सा है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप। परगा ब्यूरोन्स जानते ही हैं, साइबेरिया। ये साइबेरिया के हैं। इस पर बाकी चीजें आपको हमने बता चुकी। पैम्पीरो, पंपास और पेटागोनिया। पंपास अर्जेंटीना आपको याद रहना चाहिए, बहुत बार बता चुके हैं। मिस्ट्रल फ्रांस, और स्विट्जरलैंड।
बोरा, इटली। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी तरह के जो सर्कुलेशंस थे वो विंड सिस्टम यानी कि परमानेंट प्रेशर बेल्ट से पढ़ते हुए प्रेशर ग्रेडियंट, इस टॉपिक को कवर कर लिया। तो इट वॉज अ लार्ज टॉपिक टू डिस्कस। कंटिन्यूएशन में हम लोग इस पर चलते चले आए। अब अगर हम लोग और बात करें इसकी, तो एक टॉपिक है आर्द्रता, यानी कि एयर ह्यूमिडिटी, वायु की आर्द्रता। इस टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। एयर ह्यूमिडिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी का। तो वायु आर्द्रता है क्या? तो वायु आर्द्रता को सिंपल अगर हम लोग कहेंगे तो ये टर्म होगा द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इनटू एयर। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति ही वायु आर्द्रता कहलाती है। ये बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब क्या पूरी नमी भाप के रूप में रहती है? नहीं। तो कुछ नमी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में भी रहती है जो वायु में तैरती रहती है। तो वो भी वायु आर्द्रता का ही पार्ट है। तो अब अगर पूरा एग्जैक्ट से डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? वायु में जल वाष्प एवं सूक्ष्म जल बूंदिकाओं की उपस्थिति वायु आर्द्रता कहलाती है। The presence of water vapor and microscopic water droplets in the air is called air humidity. ये अब अगर हम लोग यहाँ आए जरा देखें, ये एक पार्टीशन मान लिया, एकदम कल्पित है, कल्पना किया हुआ पार्टीशन है। अर्थ सरफेस, यहाँ जो ये एयर के ये मॉलिक्यूल हैं,
ये दूसरा कॉलम है, यहां भी एयर के ये मॉलिक्यूल है। इन सबके बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत या सब कुछ जानते होंगे। ये जो सरफेस है ये वार्म सरफेस है, गर्म सतह है। और ये जो सरफेस है ये कोल्ड सरफेस है। तो तय है कि ये क्या होगी, कोल्ड एयर होगी। तो ये तय है कि वार्म एयर होगी, गर्म वायु। ये ठंडी वायु। अब इसमें गर्म वायु में रेड डॉट बने हैं, तो स्पेस काफी ज्यादा है और इन्हीं रेड डॉट के बीच अब हम ब्लू डॉट लगा रहे हैं। तो देयर इज टू मच स्पेस टू बी ऑक्युपाइड बाय द blue dots in the warm air indicate that the warm air can wear the large number of the water vapor molecule, while in case of the green dots the number of blue dot is lesser. So number of blue dot indicate this is the moisture means air is more humid. इसीलिए गर्म वायु को हम आर्द्र वायु और ठंडी वायु को हम शुष्क वायु कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि ठंडी वायु में नमी नहीं है। सो द नंबर ऑफ द वाटर वेपर मीन्स ब्लू कलर कम है, तो इसे हम कहेंगे इट इज रिलेटिवली ड्राई एयर एंड दिस इज रिलेटिवली द वार्म ह्यूमिड एयर। तो आर्द्र वायु और शुष्क वायु इन्हें नाम हम दे सकते हैं। आर्द्र, शुष्क, किसके आधार पर? केवल इस आधार पर किसमें कितनी डॉट लगी हुई है। तो जो ब्लू डॉट हैं वो काफी कम है, वो वाटर वेपर को शो करते हैं। यानी एक लाइन जब हम यहां लिखें कि वाटर वेपर अपना कुर्सी यानी स्थान कहां धारण करती है, तो लिख लें जलवाष्प वायु के अंतर अणुक अवकाश में स्थान धारण करती है। The molecule, the water vapor occupies its place into intermolecular
स्पेसेस। तो जो अंतर अणु का, जैसे रेड डॉट और रेड डॉट के बीच का जो अंतर है, ग्रीन और ग्रीन के बीच का अंतर है, उसी में ये स्थान धारण करती है। तो warm air has the enough large intermolecular space। गर्म वायु में बड़े आकार के अंतर अणु अवकाश पाए जाते हैं। लार्ज intermolecular spaces are found in a warm air। गर्म वायु। तो अब तय है कि गर्म वायु में ज्यादा जलवाष्प स्थान धारण कर सकती है, इसलिए गर्म वायु में अधिक जलवाष्प धारण करने की क्षमता रहती है या पाई जाती है। The warm air has a greater capacity to hold the water vapor। तो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो वार्म एयर में ज्यादा हो गई, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के जो बीच का अंतर है गर्म वायु में वो ज्यादा है, और यही जो स्पेस बचा इसी में अब वाटर वेपर अपना स्थान ग्रहण करती है। और जबकि अगर यही वायु ठंडी हो तो ये मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो अब यहाँ पर इसके जो स्पेस धारण करने की जो क्षमता है वो कम है, और अगर इसमें आएंगे तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे। तो अगर हम यहाँ थोड़ा क्लियर कर दें इसको, कोल्ड एयर को येलो से दिखा दें तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो अब ये है, तो इसलिए अगर कोई गर्म वायु है जिसके पास बहुत सारे ये ब्लू डॉट्स हैं जो इस रेड डॉट्स से घिरे हुए हैं, ये अगर किसी कारण से ठंडी हो जाए और रेड डॉट्स येलो डॉट हो जाएं, ठंडे हो जाएं, तो तय है कि जितने यहाँ पर ये उपस्थित मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और कुछ जो नहीं रुक पाएंगे वो टप टप नीचे चले जाएंगे। इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है।
इतना सा बेसिक कंसेप्ट है। और अगर ये बूंदें वायु को चीरते हुए धरातल तक पहुंच गई, तब हम इसे प्रेसिपिटेशन कहेंगे। ये कहेंगे, हम वर्षण कहते हैं। तो warm air has the greater capacity to hold the water vapor। तो गर्म वायु में नमी को, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और ठंडी वायु में अंतर अणु अवकाश छोटे होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी छोटी रहती है। ठंडी वायु में छोटे आकार के अंतर अणु अवकाश होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच जो जगह होती है उसे अंतर अणु अवकाश कहते हैं। अंतर अणु अवकाश होते हैं। इसलिए जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी, जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो अगर हमने ये कहा कि ये कोल्ड लेयर है ये, अब यहां पर ये वाटर वेपर आई तो बहुत कम मॉलिक्यूल ही वाटर वेपर के यहाँ एडजस्ट हो पाते हैं। ये और अगर हम इसी को कह दें वार्म एयर है, तो वार्म एयर में एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो दूसरा यहाँ, तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब इसके बीच जब हम ब्लू डॉट लगा रहे थे, तो अब यहाँ जो ब्लू डॉट लगेंगे, ये रहे ब्लू डॉट, तो जितना मॉलिक्यूल्स के बीच गैप होगा उतनी ही जलवाष्प ज्यादा होगी। ये है सिस्टम। तो यही कारण होता है कि अब गर्म वायु को आर्द्र वायु और ठंडी वायु को शुष्क वायु की संज्ञा देते हैं। अब ये तो कंसेप्ट हो गया आर्द्रता का। तो अब बात आती है कि कितनी आर्द्रता वायु धारण कर सकती है, तो उसे हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। आर्द्रता क्षमता वायु की। द मैक्सिमम अमाउंट of
water vapor to be held by one kg of air at a temperature टेम्परेचर कहना बहुत जरूरी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो गए तो क्षमता ही, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू बी होल्ड बाय 1 kg ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर। किसी तापमान पर 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम वायु के द्वारा धारण की जाने वाली अधिकतम जलवाष्प की जाने वाली जलवाष्प की अधिकतम मात्रा जलवाष्प की अधिकतम मात्रा आर्द्रता क्षमता कहलाती है। आर्द्रता क्षमता है ये किसी तापमान पर 1 किलोग्राम वायु के द्वारा धारण की जाने वाली जलवाष्प की अधिकतम मात्रा। यदि तापमान बदल जाए तो वायु की आर्द्रता क्षमता भी बदल जाती है। तो अगर हमने कहा इफ द टेम्परेचर चेंजेस if the temperature of air changes the capacity to hold the water vapor also gets changed. तो यदि वायु का तापमान बदल जाए तो वायु के द्वारा नमी धारण करने की क्षमता भी बदल जाती है। क्यों बदल जाएगी? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गेट चेंज्ड। अगर तापमान ज्यादा होगा तो अणु दूर दूर होते हैं, देखा हुआ है ना। जब दोनों भाई बहुत ज्यादा कमाने लगते हैं तो दोनों को गुरूर आ जाता है, तो आसी पास नहीं बैठते, दूर दूर बैठते हैं। और जब कमी होती है, जेब ठंडी होती है, तो सब मिलजुल के काम करते हैं, पास पास बैठ जाते हैं। ये नैसर्गिक है, नेचुरल रूल। तो यदि वायु का तापमान बदल जाता है
तो उसकी आर्द्रता धारण करने की, यानी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बदल जाती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैथ्स की तरह ये सब सॉल्व होते हैं। यदि वायु का तापमान बदल जाता है तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बदल जाती है। तो अगर हम लोग अब यहाँ इमेजिन करते हैं कि ये कोई गर्म वायु है और इस गर्म वायु में ये बहुत सारा स्पेस ये बाकी है, तो जो स्पेस है जिसे वाटर वेपर ऑक्यूपाई कर सकती है वो ये सब स्पेसेस है। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वार्म एयर टू होल्ड द मॉइस्चर। ये पर्पल कलर से हमने दिखा दिया। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये ठंडी वायु है, तो अब इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे। दिस इज द कोल्ड एयर, तो अब यहाँ अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट। यही बात हमें आपको समझानी थी। बट हियर द लार्ज नंबर ऑफ वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट। दिस इज द ग्रेटर कैपेसिटी। तो पर्पल डॉट्स इंडिकेट, द नंबर ऑफ पर्पल डॉट इंडिकेट व्हाट? The humidity capacity. So this is the 1 kg of warm air ये गर्म वायु का 1 किलो है, and this is the 1 kg of कोल्ड एयर। ये है वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। डिफरेंस तो दोनों में हम 1 किलो वायु में कोई टेम्परेचर पर हम बात करें, सपोज इट्स टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। So this is the warm air and this is the cold air. ये गर्म वायु है तो ये ठंडी वायु है। तो क्षमता किसके है? तो अगर हम आप बिल्कुल फार्मूला के रूप में इसे कहना चाहें तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता क्षमता को अगर हम सिंबल में यूज करें HC कह दें, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और टेम्परेचर को हम T से डिनोट करें तो इन दैट केस HC is inversely proportional to the temperature. ये हमारा फार्मूला बनेगा। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा तापमान होगा
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब बहुत सारी मौसमी प्रक्रियाओं से जब वायु के तापमान बढ़ने लगते हैं तो वह वायु धरातल से जल वाष्प को सोखती जाती है और खुद आर्द्रता धारण करती जाती है। और जब ये आर्द्रता कब तक धारण कर सकती है, जब तक कि इसकी क्षमता यानी सारे जो स्पेसेस हैं वो ना भर जाएं। अगर सारे स्पेसेस भर गए तो फिर क्या होगा कि ये संतृप्त हो गई। अब मान लो वायु संतृप्त हो गई, कुछ सप्ताह बाद लगातार धूप खिलती रही, अब धरातल और गर्म हो गया और टेम्परेचर 20 डिग्री के बजाय अब एयर के 30 डिग्री हो गए, तो अब वायु फिर फैल जाएगी। तो वायु जितनी गर्म होकर फैलती जाती है, जितना आयतन धारण करती जाती है, वॉल्यूम बढ़ाती जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उतने बढ़ते जाते हैं और उतनी ही जलवाष्प उसके अंदर समा सकती है क्योंकि हमेशा उतनी जलवाष्प उपलब्ध नहीं रहती। तो अगर कोई वायु सागर की सतह पर गर्म हो रही है तो जितना फैले, जितना स्पेस मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बड़े हो जाएं, वो सब ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसीलिए जब किसी सागर या महासागर पर एयर होती है, वायु होती है, इफ एयर इज प्रेजेंट ओवर द सी और ओशन, देन इट बिकम्स सैचुरेटेड, तब वो संतृप्त हो जाती है। अब पता लगा महाद्वीप पर है, लू चल रही है, बहुत गर्म हो गई है वायु, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खूब बड़े हो गए हैं, लेकिन सीटें खाली हैं, because the water vapor is not available to occupy the seat। यानी अब घर में कमरे बहुत हैं और सदस्यों की संख्या ज्यादा है। आपने बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया, अब कोई भी आकर के वहां कंपार्टमेंट बना के रहने वाला नहीं। ये हाल सूखी गर्मी के समय हो जाता है, ड्राई समर के समय होता है। तो शुष्क ग्रीष्म काल में वायु गर्म तो होती है लेकिन धरातल सूखा होता है और उसे वो जल वाष्प उपलब्ध नहीं करा पाता। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि राइज इन टेम्परेचर मींस द साइमल्टेनियस राइज इन ह्यूमिडिटी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वायु के तापमान में वृद्धि हो और उसी के साथ वायु के आर्द्रता में भी वृद्धि हो जाए। So these are different climatic conditions, topographic conditions. They decide the various levels of the humidity. अब ह्यूमिडिटी के कई स्तर हो जाते हैं जिन्हें अब हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले, सापेक्षिक आर्द्रता से पहले निरपेक्ष आर्द्रता। So for the next lecture our topic are absolute humidity, relative humidity। ये दो टॉपिक हो गए। कौन कौन? निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष वायु आर्द्रता, एब्सोल्यूट एयर ह्यूमिडिटी, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव को सापेक्षिक कहते हैं, सापेक्षिक वायु आर्द्रता। और जब ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी तो वाष्पन और वर्षण भी समझ में आ जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये टॉपिक हो गए हम लोग जिसे नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। आप लोग इनको एनसीईआरटी से देखकर आएंगे। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। थैंक यू।